हे गाइस, डेविल हियर। आज मैं तुम्हें एक ऐसे शैतान की कहानी सुनाऊंगा जिसे लोगों को तड़पा के मारने में मजा आता है और खून किए बिना ये रह नहीं सकता, लेकिन खून इतनी सफाई से करता है कि कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। तो फिल्म की स्टार्टिंग में लिखा आता है कि ये कहानी 2023 के सिरका केस और कुछ अन्य कहानियों से प्रेरित है, यानी ये फिल्म ट्रू इवेंट पर बेस है। और ठीक उसके बाद हमें एक सुनसान गली दिखाई जाती है जहां रात के अंधेरे में एक टीनेजर गन लेकर खड़ा होता है और उसके सामने एक आदमी होता है जो उसे हाथ ऊपर करके गन ना चलाने को कहता है। अब इस सीन को यहीं पर कट करके हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लैला की नौकरानी को दरवाजा खोलते ही लैला की डेड बॉडी मिलती है और फिर वॉचमैन पुलिस को फोन करता है। लैला बेहद ही खूबसूरत और एक प्रोफेशनल मॉडल जिसकी सक्सेस आसमान चूम रही थी, वो एक सिंगर भी थी और 6 महीने पहले ही लैला को वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब मिला था। लैला का इस दुनिया में कोई नहीं था और अब अचानक से उसकी मौत हो गई। तो अब क्राइम सीन पर हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर संध्या को कहता है कि 2 हफ्ते में वो रिटायर हो रहा है और उससे पहले ये केस सॉल्व होना चाहिए, जिसके लिए कमिश्नर संध्या से कहते हैं कि ऑफिसर विनायक की हेल्प ले लो, जो कि संध्या के ट्रेनिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। विनायक एक जीनियस जिसने अब तक 200 से भी ज्यादा केसेस सॉल्व की हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए थे, लेकिन आगे संध्या कहती है कि उनके अभी के हालातों को देखते हुए पता नहीं वो राजी होंगे या फिर नहीं, पर कमिश्नर कहता है ट्राई करो, वो जरूर मानेंगे। अब संध्या विनायक से मिलने जाती है और उसे केस की गंभीरता बताती है और हेल्प करने को कहती है, पर विनायक साफ मना कर देता है। तो संध्या उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करती है जहाँ विनायक की बेबी टाइम पर न आने के लिए उस पर गुस्सा होती है और विनायक संध्या को बताता है कि उसकी बेटी अम्मू का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। वो तो घर बैठकर वॉइस ऑफ इंडिया नाम का प्रोग्राम देखना चाहती थी, पर मैं जबरदस्ती उसे बाहर ले गया। पर संध्या उसे कहती है कि ये क्या कह रहे हैं सर, आप ये तो हमेशा कहते हैं कि इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ एक रचना का हिस्सा है। और इस केस में भी जिस लैला का कत्ल हुआ है वो वॉइस ऑफ इंडिया का हिस्सा रही है। अब इतना कहकर संध्या विनायक को वो केस फाइल देकर चली जाती है। विनायक को केस में लैला की फोटोज देखकर अपनी बेटी का एक्सीडेंट याद आता है जहां वो अपनी बेटी अम्मू के साथ कार में जा रहा होता है और अचानक से एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकराता है जिससे अम्मू बुरी तरह घायल हो जाती है। इस सीन के बाद साफ पता चलता है कि विनायक जो है वो अपनी बेटी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार अपने आप को मानता है और इसी वजह से उसने अपना काम भी छोड़ दिया है और उसकी पत्नी भी इसी वजह से उससे नाराज है। अब अगले सीन में संध्या का सीनियर ऑफिसर मंसूर अली खान उसे कहता है कि शहर के किसी मवाली को टॉर्चर करके इस खून का इल्जाम उस पर डाल दो, पर संध्या कहती है ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। ये सुनकर मंसूर लैला के बारे में कुछ गंदी बातें करता है जिसे विनायक सुन लेता है और गुस्से में संध्या की इस केस में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मंसूर उसे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता है। अब संध्या और विनायक मंसूर के कैबिन से बाहर आते हैं और विनायक संध्या से लैला के मर्डर के बारे में पूछता है। संध्या बताती है कि पोस्टमार्टम के मुताबिक लैला को पीछे से गला घोट के किसी ने मारा है। उसकी मौत रात के 11 से 12 बजे के बीच हुई और पहली बार लाश को लैला की नौकरानी मेघना ने देखा। अब आगे विनायक पूछता है कि वो अंदर कैसे गई, तो पता चलता है कि लैला ने अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी अपनी नौकरानी को दे रखी थी। जब संध्या ने मेघना से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात को लैला से मिलने कोई भी नहीं आया था, हाँ पर वो सतीश सर का इंतजार कर रही थी। सतीश लैला का बॉयफ्रेंड और हाई कोर्ट जज लक्ष्मी देवी का इकलौता बेटा। सतीश की वजह से ही कमिश्नर ने संध्या को विनायक की हेल्प लेने को कहा था, क्योंकि संध्या का ये पहला केस था और हाई कोर्ट की जज लक्ष्मी देवी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करती। अब जब संध्या सतीश से पूछताछ करने चाहती है तो सतीश उससे कहता है कि उसे लैला को एक बार देखना है, पर बॉडी पोस्टमार्टम को जा चुकी होती है। अब आगे सतीश उसकी और लैला की लव स्टोरी के बारे में बताता है कि वो पहली बार एक क्लब में मिले थे जहाँ वो अपने बैंड के साथ गाना गाने गया था। अब संध्या उससे पूछती है कि कल तुम लैला के घर क्यों गए थे, तो वो कहता है कि कल हम डिनर पर गए थे जहाँ उसने लैला को प्रपोज भी किया था। अब आगे वो एक अजीब सी घटना बताता है जहाँ लैला को घर छोड़कर जब सतीश की कार खराब होने की वजह से वो कैब के लिए रुका था, तब उसे घर के अंदर से लैला के चीखने की आवाज आई। तो सतीश और वॉचमैन लैला के दरवाजे के पास गए, पर अंदर से लैला ने कहा कि वो ठीक है और परछाई देखकर डर गई थी। अब संध्या उससे पूछती है
कि तुम्हारे अलावा क्या लैला की जिंदगी में कोई और भी था, तो सतीश अर्जुन का नाम लेता है। अर्जुन वासुदेव एक फैशन फोटोग्राफर, और अर्जुन ने ही लैला को सतीश से पहली बार मिलवाया था। और साथ ही में अर्जुन को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। अब इंट्रोगेशन खत्म होने के बाद वहाँ जज लक्ष्मी देवी आ जाती है और गुस्से में संध्या को वारंट की वार्निंग देती है। उसके अगले ही सीन में संध्या विनायक को मिलिंद मांजरेकर, जो कि वॉचमैन होता है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है। वॉचमैन अपने बयान में वही कहता है जो सतीश ने बताया था, पर वो आगे कहता है कि सतीश के जाने के बाद जब उसने दोबारा लैला के दरवाजे के पास जाकर देखा तो उसे अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो कभी बाहर नहीं आया। तो संध्या उससे कहती है कि वो पीछे के दरवाजे से भी तो बाहर जा सकता है। इस पर वॉचमैन कहता है कि बिल्डिंग का पीछे का दरवाजा एक इमरजेंसी एग्जिट है जो सिर्फ अंदर से ही खुलता है और फिर अलार्म बजता है। वॉचमैन मिलिंद का बयान सुनकर विनायक फिर से क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां पर अब जादव की एज अ वॉचमैन शिफ्ट होती है। अब जादव से पता चलता है कि करीब 8:30 बजे एक आदमी लैला से मिलने आया था, जो जैसे ही लैला से मिलने गया तुरंत वापिस आ गया। बबलू ये खुद को लैला का मैनेजर बताता फिरता है। ये उसी अनाथ आश्रम में था जहाँ लैला बचपन में पली बड़ी थी। तो विनायक के आने से पहले पुलिस ये समझ रही थी कि लैला का मर्डर चोरी के लिए हुआ होगा, पर विनायक क्राइम सीन देखकर ही पहचान जाता है कि ये कातिल ने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए सेटअप बनाया है। अब आगे विनायक कहता है कि कत्ल के वक्त कमरे में एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे, एक कातिल और एक चश्मदीद गवाह जो अलमारी में छुपा हुआ था। अब अगले सीन में संध्या और विनायक अर्जुन के ऑफिस जाते हैं, जहां एक लड़की संध्या को बताती है कि अभी हाल ही में अर्जुन और लैला का झगड़ा हो गया था, क्योंकि अर्जुन ने प्रमिला नाम की एक लड़की को बुरी तरह मारा था। पर इंट्रोगेशन के दौरान अर्जुन बताता है कि प्रमिला को उसने नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। लैला के मौत के वक्त तुम कहाँ थे पूछने पर अर्जुन कहता है कि मैं यही था। पर संध्या उसे एक फोटो दिखाती है, जिसके बाद अर्जुन कहता है कि लैला ने खुद उसे मैसेज करके पिछले दरवाजे से बुलाया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अब इंट्रोगेशन के बाद विनायक संध्या से कहता है कि अर्जुन भी लैला के घर में घुसा था, पर ये वो दूसरा इंसान नहीं बल्कि तीसरा इंसान है। यानी जिस वक्त लैला का कत्ल हो रहा था उस वक्त 2 नहीं बल्कि 3 लोग वहाँ मौजूद थे, एक कातिल और 2 और लोग। अब मेघना की पूछताछ से इन दोनों को विनोद के बारे में पता चलता है। विनोद एक कंप्यूटर जीनियस टीनेजर जो कि दिमाग से कमजोर है। ये लैला का बेस्ट फ्रेंड है और लैला को बहुत चाहता है। अब विनोद से इंट्रोगेशन के दौरान सतीश का एक अजीब सा किस्सा बताता है, जो कि उसे लैला ने एक बार बताया था, जहाँ पर लैला सतीश को अपना नया बनाया हुआ टैटू दिखाती है तो वो अचानक से अजीब सा बर्ताव करने लगता है और यामिनी नाम बार बार पुकारता है। लेकिन यामिनी के अलावा विनोद से एक और नाम पता चलता है, आदित्य कौशिक, मॉडलिंग एजेंसी का मालिक। लैला को मॉडलिंग में लाने वाला यही होता है और ये होती है आदित्य की बॉस, जो लैला को मॉडलिंग की दुनिया के रूल बताती है। अब अगले सीन में हमें दिखता है कि आदित्य कौशिक ने लैला को इंटरनेशनल मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए होटल बुलाया था और कॉन्ट्रैक्ट के बदले में वो लैला के साथ सोना चाहता था, लेकिन लैला ने उसे साफ मना कर दिया था और अब आदित्य भी उसका दुश्मन बन जाता है। अब विनायक के पास बहुत सारे सस्पेक्ट है पर सबूत एक भी नहीं। लैला की नौकरानी मेघना और उसका वॉचमैन मांजरेकर, उसके बाद बबलू जो खुद को लैला का मैनेजर कहता फिरता है, एक मेंटली इल बच्चा विनोद जो मन ही मन लैला से प्यार करता था, अर्जुन और आदित्य जिनसे हाल ही में लैला का झगड़ा हुआ था, और उसका बॉयफ्रेंड सतीश जो यामिनी नाम की किसी लड़की का नाम ले रहा था। अब विनायक अपने एक ऑफिसर को यामिनी का पता लगाने को कहता है। इधर बबलू अर्जुन को फोन करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि लैला को तुमने मारा है, अगर बचना चाहते हो तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और अगले ही सीन में विनायक मुंबई आदित्य कौशिक से मिलने जाता है, लेकिन पूछताछ में आदित्य लैला और उसके बीच हुए होटल मुलाकात का एक अलग ही वर्जन दिखाता है, जहां उसने लैला को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया था, पर फिर भी लैला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ मना कर दिया था। आगे वो बताता है कि लैला के मुंबई से मद्रास आने के बाद बबलू ने ही लैला से उसे मिलवाने में मदद की थी। आगे वो बताता है कि मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गया, लेकिन लैला मुझे पहले से ही मरी हुई दिखी तो मैं डर के वहां से भाग गया। अब कत्ल के वक्त जो अलमारी के अंदर था उसके फिंगरप्रिंट निशान बबलू से मैच हो जाते हैं और पुलिस बबलू को पकड़ लेती है। पुलिस के हाथ लगने से पहले सेम वही धमकी बबलू आदित्य को भी देता है जो उसने कुछ देर पहले अर्जुन को दी थी।
अब अर्जुन कॉन्ट्रैक्ट लैला के साइन ना करने की वजह से बॉस का प्रेशर, इधर से पुलिस का प्रेशर और अब बबलू की धमकी, इन सबसे डिप्रेस होकर आत्महत्या कर लेता है। अगले सीन में विनायक का ऑफिसर उसे सेंट्रल जेल से कॉल करता है और विनायक जब सेंट्रल जेल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि 12 साल पहले यामिनी नाम की एक लड़की को उसी के बाप ने मार दिया था और फिर खुद आत्महत्या कर ली थी। इस केस को सतीश की माँ जज लक्ष्मी देवी ने ही हैंडल किया था। इधर बबलू पुलिस को कुछ नहीं पता था, लेकिन विनायक उसे जानबूझकर जाने देता है ताकि उस पर नजर रख के खूनी तक पहुंच सके। अब विनायक और संध्या को कुछ चीजें पता थी, जैसे घर में सबसे पहले बबलू आया, उसने इमरजेंसी डोर के अलार्म के घंटी पर कुछ फंसा दिया ताकि जब इमरजेंसी डोर खुले तब अलार्म ना बजे। उसके बाद उसने इमरजेंसी डोर को हल्का खुला रखा ताकि आदित्य लैला से मिलने अंदर आ सके। उसके बाद मेन डोर से वो खुद अंदर आ गया। उसके कुछ टाइम बाद सतीश ने लैला को घर छोड़ा और जब वो वॉचमैन से बात कर रहा था तभी अर्जुन और आदित्य अंदर आए। ये सब पता होने के बाद विनायक इमेजिन करता है कि खून किसने किया होगा। वो आदित्य और अर्जुन दोनों को लैला का मर्डर करते हुए इमेजिन करता है, पर संध्या कहती है कि लैला का मर्डर विनोद भी कर सकता है, उसके पास भी जेलेसी एक रीजन था। पर विनायक कहता है कि विनोद के आने से पहले ही बबलू पैसे चुराकर इमरजेंसी डोर को बाहर से लॉक करके भाग चुका था। पर संध्या कहती है वो उसे बाहर से कैसे लॉक कर सकता है, तो विनायक कहता है चालाकी से। दरअसल बबलू ने एक आइस क्यूब इस अलार्म में फंसा रखी थी, जिसकी वजह से बेल बजी भी नहीं और आइस पिघलने के बाद डोर अपने आप लॉक हो गया। विनायक संध्या को बताता है कि पता नहीं क्यों पर उसे लगता है कि 12 साल पहले मरी यामिनी का केस लैला के मर्डर से जुड़ा हुआ है। अब अगले सीन में सतीश फिर से लैला के घर जाने की परमिशन मांगने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। वो कहता है कि उसे लैला ने दिया हुआ गिफ्ट लैला के घर में ही छूट गया है, पर विनायक उसे ना कह देता है। और इधर बबलू पुलिस को चकमा देकर किसी से मिलने जाता है ताकि लैला के खून के बदले उसे पैसे मांग सके, पर वो इंसान बबलू को ही मार देता है। अब यहाँ पर आकर केस बहुत पेचीदा हो जाता है। विनायक क्राइम सीन पर रात को जाकर फिर से सभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस केस में कुछ तो ऐसा था जिसे मिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से खूनी उसके पहुंच से अब भी दूर होता है। पर जब विनायक लैला के घर की टीवी देखता है तो उसे वहाँ एक यूएसबी मिलती है। उसके अगले ही सीन में पुलिस को अर्जुन की डेड बॉडी उसके घर में पड़ी मिलती है और उसके शीशे पर लिखा होता है आई डिड इट। इसको देखकर पुलिस अर्जुन ने सुसाइड कर लिया ये समझती है और साथ ही में उसे लैला का कातिल भी मानती है। पर इन सब से हटके विनायक सतीश से मिलने उसके घर जाता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। सबसे पहले तुम डिनर के बाद लैला को घर छोड़ने गए और उसके बाद गला घोट के उसे मार दिया। कैब बुकिंग के बहाने वॉचमैन से बात की और ठीक 11:42 को लैला के चीखने की आवाज आई, जो कि तुमने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी थी। यूएसबी को लैला के घर की टीवी में फिट करके उसके बाद तुमने ठीक वैसे ही जवाब दिए जैसे यूएसबी में रिकॉर्ड पहले से ही किए हुए थे, और ये सारी आवाज तुम्हारे साथ वॉचमैन भी सुन रहा था, यानी कि तुम्हें वॉचमैन के रूप में एक गवाह मिल गया। उसके बाद जब तुम्हें पता चला कि मर्डर के वक्त बबलू अलमारी में छुपा हुआ था तो तुमने उसे भी मार दिया। अब तुम्हें एक बकरे की जरूरत थी तो तुमने अर्जुन को मार के आई डिड इट लिखकर उसे लैला का कातिल बना दिया। लैला और अर्जुन के झगड़े के बारे में पुलिस को पता था, इसलिए पुलिस ने अर्जुन को ही लैला का कातिल मानकर उसका केस क्लोज कर दिया। अब विनायक सतीश से पूछता है कि लैला को क्यों मारा, क्या उसे पता चल गया था कि यामिनी का मर्डर तुमने किया था? तब सतीश कहता है कि यामिनी मेरे लिए सब कुछ थी। जब बचपन में हम दोनों खेल रहे थे तब गलती से वो एक संदूक में बंद हो गई थी और वो संदूक मैं खोलने ही वाला था, पर मैं देखना चाहता था कि वो उस संदूक में कितनी देर तक जिंदा रहती है और उसकी चीखें मेरी आत्मा को शांति दे रही थी। उस दिन मुझे पता चला कि शारीरिक सुख से भी बढ़कर कोई सुख होता है। उसकी वो चीखें आज भी मेरे साथ है और मेरे आत्मा को परम सुख देती है, लेकिन लैला ने वो आवाजें मुझसे छीनने की कोशिश की। दरअसल सतीश मेंटली इल होता है, जिसे लगता है कि यामिनी अब भी उसके साथ है, और जब लैला ने उसे यामिनी के बारे में सवाल पूछे तो पागलपन में उसने लैला को मार दिया। लैला को तो पता भी नहीं था कि उसके मरने का रीजन क्या है। वैसे इधर दूसरी तरफ मंसूर प्रेस के सामने अर्जुन को लैला का कातिल डिक्लेयर करके केस क्लोज कर देता है। विनायक आकर संध्या को वो ऑडियो और सतीश की सारी सच्चाई बताता है
है। जब ये सबूत लेकर संध्या मंसूर के पास जाती है तो उसे मंसूर के कैबिन से जज लक्ष्मी बाहर निकलती हुई दिखती है, जो कि सतीश की माँ है। संध्या जब मंसूर को सबूत दिखाती है तो वो उसे कहता है कि इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट की जज लक्ष्मी देवी ने अपने बेटे को बचाने के लिए मंसूर अली खान को रिश्वत दी थी। अगले सीन में हमें दिखता है कि सतीश को एक फोन आता है जिसमें सामने वाला उसे कहता है कि लैला का खून तुमने किया है, मुझे पता है, और सतीश को अकेले मिलने बुलाता है। और हम फिर से मूवी के उसी पहले सीन पर आ जाती है जहाँ पर दो लोग अंधेरे में खड़े थे और एक के हाथ में गन थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही टीनेजर बच्चा विनोद होता है जो दिल ही दिल में लैला से प्यार करता था, और दूसरा सतीश। अब विनोद पहले सतीश को गोली मारता है और फिर खुद को भी मार देता है और कहानी खत्म।